डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यदि आप सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका स्वागत है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो सीरीज है पॉल साइंस हेल्प चैनल की सेमेस्टर एग्जाम के लिए पास्ट 3 ईयर पेपर एनालिसिस, जिसमें कोशिश करते हैं पास्ट ईयर्स के पेपर जो ऑफ कोर्स डीयू से लिए गए हैं लेकिन अन्य यूनिवर्सिटी में भी सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको एनालाइज करना, एक्सप्लेनेशन कुछ थोड़ा बहुत जिससे आप लिख सकें और कुछ एक इंटेलिजेंट गेस करना जिसका मैं हमेशा कहता हूं कि कोई खास मायने नहीं है, आप भी कर सकते हैं, मैं आपके लिए करने की कोशिश करता हूं। 2021 की एग्जाम शुरू हो चुके हैं, आपके एग्जाम भी कुछ दिनों के बाद होंगे और सीबीसीएस सिलेबस अब एक तरह से यूबिक्विटस हो चुका है, मतलब हर यूनिवर्सिटी उसको अपना रही है। तो एसओएल ने उसको अपना लिया है, इग्नू ने अपना लिया है, इन दोनों ने पहले इसको नहीं अपनाया था। तो अब जो है एक समान क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसलिए और भी यूनिवर्सिटीज में सीबीसीएस सिलेबस, सेम सिलेबस लागू होने की प्रक्रिया में है। तो इसके चलते ये पेपर एनालिसिस जो पास्ट 3 ईयर की है, ये बहुत सारे मेरे स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। वैसे भी जो यूजीसी नेट एंड अदर प्रिपेयर कर रहे हैं या इवन सिविल सर्विसेज, वो भी यदि थोड़े कुछ मिनट इस पे बिताते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें काफी बातें मैं डिस्कस करूंगा। सो लेट अस बिगिन 3 ईयर पेपर एनालिसिस, दिस टाइम फॉर थर्ड सेमेस्टर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। द कोर पेपर इज इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसके 2020, 2019 एंड 2018 के पेपर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। लेट अस बिगिन। सबसे पहले जो मैं कहता हूं कि सिलेबस को गौर से देखें, उसी से क्वेश्चन पूछी जाती है। ये सिलेबस पिछली साल लागू हुआ था, थोड़ा बदली गई थी, जो बदले गए थे उसको मैंने वायलेट कलर में लिखा है, आप गौर कर सकते हैं। फर्स्ट थीम है अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन उसमें नेचर ऑफ स्कोप है, पहले तो मीनिंग है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मायने क्या है, व्हाई कंपेयर, और मेथड ऑफ कंपैरिजन। मेथड ऑफ कंपैरिजन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज अप्रोचेस टू कंपैरिजन। आप जो मेथड है वो क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम मेथड से करें, चाहे आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल मेथड से करें या पॉलिटिकल कल्चर मेथड लें। मेथड में आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप टाइम में कंपैरिजन करते हैं या स्पेस में करते हैं, आप कन्फिगरेटिव करते हैं या कंपैरेटिव करते हैं। कन्फिगरेटिव में एक ही पॉलिटिकल सिस्टम को लेके उसको केस एनालिसिस करते हैं डिफरेंट टाइम में, कंपैरेटिव में स्पेस में लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स को हम कंपेयर करते हैं उसके एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिनोमेना के ऊपर में। तो इस टाइप को भी मेथड से आप उसको समझ सकते हैं कि दीज आर द मेथड, कंपेयर करने के क्या तरीके हैं। अप्रोच, मेथड, ये सारी एक तरह से कॉमन जैसे वर्ड है। देन यूरोसेंट्रिसिज्म जो है, यूरोसेंट्रिज्म, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। गोइंग, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म। इसका मतलब है क्वेश्चन आपको हमेशा इस पे आएगा कि कैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यूरोसेंट्रिज्म के चैलेंज को ओवर करने की कोशिश कर रही है इस एज में। ये एक इंपॉर्टेंट थीम है। देन सेकंड थीम जो कि नया जोड़ा गया है इंटायरली, वो है अप्रोचेस टू स्टडीइंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है जो सबसे पुराना भी है और अभी भी न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के तौर पे फिर से वापस आ गया है। देन सिस्टम अप्रोच जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से निकलता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, इनपुट आउटपुट अप्रोच भी इसमें जुड़ सकता था, और पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है जो जोड़ा गया है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन थर्ड थीम है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, मतलब अभी की जो सरकारें काम करती हैं कंटेम्प्रेरी टाइम में, उनका जो ओवर आर्किंग जो कॉन्टेक्स्ट है, या तो कैपिटलिज्म होगा, इवन इंडिया में भी हम एक तरह से कैपिटलिस्ट सिस्टम में है, पूरा वर्ल्ड जो है नियो लिबरल कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का एक तरह से पार्ट बन चुका है। तो कैपिटलिज्म के साए में, इसलिए कैपिटलिज्म को समझना है, उसके मायने क्या है, कैसे वो डेवलप हुआ है, और ग्लोबलाइजेशन के एज में कैपिटलिज्म का क्या स्वरूप हमारे सामने आता है। सोशलिज्म जो कि उसके साय में अब बहुत सारे कम गवर्नमेंट बच गए हैं, 5-6 गवर्नमेंट ही दुनिया में है जिसको आप सोशलिस्ट गवर्नमेंट कह सकते हैं, लेकिन सोशलिज्म अपने आप में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और काफी रेजिलियंट है, मतलब वो कभी दूर नहीं जा सकता है। इवन जो कंट्री कैपिटलिस्ट कंट्री जिसको आप सोचते हैं, उसमें सोशलिज्म का बहुत जोर है, जैसे कि सेंट्रल यूरोपियन नेशन या स्कैंडिनेवियन नेशन, इवन इंडिया में भी सोशलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रियम्बल का एक पार्ट है, हम एक सोशलिस्ट नेशन है। तो सोशलिज्म के मायने क्या है, उसका ग्रोथ कैसे हुआ है, उसकी राइज एंड फॉल कैसे हुई है, बहुत ड्रामेटिक है। एक समय में आधी दुनिया लगभग सोशलिज्म
गवर्नमेंट जो है सोशलिस्ट गवर्नमेंट कहलाती थी और वो कैसे यूएसएसआर के ढहने के साथ ही खत्म हो गई है। तो इस पे आपको एक क्वेश्चन आता है। कोलोनियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट थीम है, लेकिन उससे क्वेश्चन पिछले साल नहीं पूछे गए हैं। कैसे कोलोनिज्म हुआ, उसके मायने क्या हैं, उसके डिफरेंट फॉर्म्स जो कोलोनियलिज्म के हैं, और एंटी कोलोनियल स्ट्रगल कैसे हुई, उससे कैसे निकल करके पोस्ट कोलोनियल स्टेट बने और उनकी क्या समस्याएं रही, कैसे उन्होंने अपने नेशन को बनाया, अपने स्टेट को बनाया आफ्टर गेटिंग फ्रीडम, वो थीम बन जाता है क्वेश्चन के लिए। देन आपको 4 जो कंट्री है उसके कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पढ़नी है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जब हम बोलते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल इकोनॉमी, यही 2 एस्पेक्ट आपको पढ़ने हैं। ब्रिटेन के, ब्राजील, नाइजीरिया और चाइना, चारों अलग अलग तरह के कंट्री हैं, लेकिन ब्राजील और नाइजीरिया काफी मिलता जुलता है। एक साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका और एक अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, सिमिलर टाइप के कंट्री। बहुत ज्यादा वो इंडिया से भी ये दोनों मिलते हैं। चाइना एक अलग ही कहानी है जो आपको पढ़नी है, और ब्रिटेन तो सबसे पुराना डेमोक्रेसी, हर मायने में जो है फर्स्ट एज फार एज डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज कंसर्न। तो ये चारों को का स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे भी 2 क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। ये सिलेबस पे मैं इतना ज्यादा टाइम इसलिए देता हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इसी को देख के क्वेश्चन बनते हैं। इज आर दैट केवल लगा देने से क्वेश्चन बन जाते हैं इन थीम्स में, इसको आप गौर कीजिएगा। अब आइए कि कैसे प्रिपेयर करें सेमेस्टर एग्जाम के लिए। आपको पता है कि इस साल भी ओपन बुक एग्जाम होंगे। ओपन बुक एग्जाम आप दे चुके हैं तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें आप बुक्स, एग्जाम गाइड, नोट्स को अपने सामने रख सकते हैं, लेकिन टाइम होता नहीं है, तो आपको पहले से प्रिपेयर उतनी ही अच्छी करने पड़ते हैं जितना कि बिना देखे हुए करना होता है। आपके लिए मेरी सलाह हमेशा रहेगी कि अपना नोट को तो सबसे अधिक प्रेफरेंस दीजिए, कोई डाउट इसमें नहीं है, लेकिन सेकंड बेस्ट रिसोर्स जिसको आप रख सकते हैं एग्जामिनेशन के टाइम में अपने सामने और रेफर कर सकते हैं, वो है पॉल साइंस हेल्प एग्जाम गाइड। नो डाउट इन दिस। और आज ही मैंने जो है इसको रिलीज किया है, एक शुरुआत है इसके। थोड़ी दिन बाद जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिर उसके कुछ दिन बाद इंटरनेशनल रिलेशन, तो तीनों ही पेपर के न्यू जो वर्जन है या न्यू एडिशन है, थोड़े बहुत अपडेट करके पिछले साल से नई क्वेश्चन जोड़ करके 2020 के क्वेश्चन को लेते हुए जो है वो एग्जामिनेशन गाइड आज मैंने रिलीज कर दी है। ये यहाँ पे अवेलेबल है। आपको पता है कि नॉमिनल प्राइस पे आप ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं, चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बहुत सारे क्वेरी करते हैं, तो आपको ये ठीक से समझना चाहिए कि ये एक ऑनलाइन मटेरियल है, जैसे आप किंडल पे जाके पढ़ते हैं या इस टाइप की है, लेकिन इसमें फायदा यह है कि आप पीडीएफ उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टेंटली पढ़ सकते हैं, और इसमें कोई डिलीवरी नहीं होती है, और आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल के पढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं आशा करता हूं कि यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप ना तो कानून को वायलेट करेंगे इसको शेयर करके, और ना ही आप मेरे ट्रस्ट को ठेस पहुंचाएंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, आप इसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करेंगे। सो दिस इज द लिंक। आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी जो है लास्ट में स्लाइड में दी गई है। इसके अलावा यदि मैं आपको सलाह दूं तो मैं एक तरह से रिपीट करता हूं, लेकिन ये एक जाया नहीं होगा ये कहना कि कम से कम 5-6 बार आप पॉल साइंस हेल्प के वीडियोस को देखिए जो इन थीम्स पे हैं, जो सिलेबस में ऑलमोस्ट ऑल थीम को मैंने कवर किया हुआ है। जो अप्रोचेज हैं वो सेमेस्टर 4 के लिए मैंने बनाया था, आप उसको देख सकते हैं, वो आप सेमेस्टर 3 में पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो गाइड मैंने आज ही रिलीज की उसको कम से कम 5-6 बार पढ़िए। जब मैं बोलता हूँ 5-6 बार तो आपको लगता होगा सर ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन जो आपके बीच में से जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब इतनी बार आप पढ़ते हैं ना तो आपके दिमाग में वो रिजोनेट करती है, और तब आपकी कलम बहुत तेजी से चलती है, यही मैं चाहता हूं। इसी तरह से पॉल साइंस हेल्प एग्जाम वीडियो को भी आप कम से कम 6-7 बार, मैंने 5-6 लिखा, 6-7 बार देखिए। लास्ट को जो है बहुत जल्दी जल्दी में देखिए 10 मिनट में, और एग्जाम गाइड भी लास्ट रीडिंग जब करें तो आधे घंटे से अधिक आपको नहीं लगना चाहिए। और इंटेलिजेंट गेस कीजिए जो मैंने आपके लिए किया है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कोई ना तो भरोसा कीजिए ना बैंक कीजिए। आ गया तो मुस्कुराइए, नहीं आया तो उसमें जूझिए, जो क्वेश्चन भी आया है उसको लिखने की कोशिश कीजिए। अब आइए हम लोग जो है क्वेश्चन को एक्सप्लेन और एनालाइज करने का दौर जो है शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक वाइज। फर्स्ट थीम, जो फर्स्ट है, फोरमोस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड यूरोसेंट्रिज्म। यूरोसेंट्रिज्म तो मैंने अलग ले लिया है, तो मीनिंग, नेचर, स्कोप आप ले लीजिए। अप्रोचेज इसमें आप ले सकते हैं जो कि नया थीम जोड़ा गया है।
2020 में दो क्वेश्चन है। इसका कारण एक है कि एक पूरा पूरा अप्रोच से है और एक जो है मीनिंग नेचर स्कोप से है। जो मीनिंग नेचर स्कोप से क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मोस्ट कॉमन, ये तो पूछा ही जाएगा। यहाँ पे वाई कंपेयर भी लिखा जा सकता था, वो भी एक ही बात है कि व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। हाउ रिलेवेंट इज इट इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब यहाँ आके आपको कई स्टूडेंट को कठिनाई होगी, लेकिन इसको ऐसे समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनका जनरल स्टैंडर्ड जवाब होता है, कोई बहुत स्पेसिफिक जवाब सोशल साइंस में होता ही नहीं है। आप कैसे इसको टैकल करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लिखते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट जितनी अभी हो रही है, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रही है, अभी नियो लिबरल जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी पूरी दुनिया में फैल रही है, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सोशलिज्म जो एक तरह का ढह चुका है, एक तरह का यूनिपोलर वर्ल्ड है अमेरिका, और चाइना जो है वो राइज कर रहा है, और एक तरह से वो कोशिश कर रहा है सुपर पावर बनने की। ये जो दुनिया है, इस दुनिया को और अभी के जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है पोस्ट कोल्ड वॉर, उसको समझने में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसे हेल्प करता है, इसको आपको यहाँ लिखना है। तो ये आप लिख सकते हैं एकदम बहुत जनरल, कि यदि हम कंपेयर करें, अभी भी हम चाइना और यूएस के इकोनॉमी को कंपेयर कर सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम या जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो अरेंजमेंट है उसको कंपेयर कर सकते हैं, उससे बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। हम एशिया, लैटिन अमेरिका को कंपेयर कर सकते हैं कि इस यूनिपोलर वर्ल्ड में दोनों जो हैं किस टाइप से अपने को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एशिया के ही डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन से अभी की जो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुई है उसको जानने में काफी सारे हमें अनुभव हो सकते हैं। इवन जैसे मान लीजिए हम चार सोशलिस्ट, रेस्ट वाइल सोशलिस्ट कंट्री को ले और उनके कंपैरिजन करें कि चाइना कैसे अलग हो गया ग्लोबलाइजेशन के टाइम में, कैसे उसने कैपिटलिज्म अपना लिया और पॉलिटिकल सिस्टम में सोशलिज्म रहा, लेकिन वहीं पे जो रसिया है वो किस तरह से जो है उसने उसकी पॉलिटिकल सिस्टम भी जो है सोशलिज्म नहीं रही और वो कैपिटलिज्म को अपनाने की कोशिश करे। तो वहां पे क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों रसिया पीछे रह गया और चाइना आगे निकल गया। इस टाइप के कई जो अभी के रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उसको हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मेथड और अप्रोच से समझ सकते हैं। इस तरह से आपको काफी सारे एग्जाम्पल के साथ इसको समझाना है। हाउ डज पॉलिटिकल कल्चर डिटरमिन द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये क्वेश्चन सीधा सीधा ये है कि पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच क्या है और पॉलिटिकल कल्चर का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे क्या असर पड़ता है। आपको पता है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे हमारे कंट्री में पार्लियामेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, जितने भी और सीएजी, सीवीसी या जितने भी गवर्नमेंट इटसेल्फ एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो सब जो है ओवर आर्किंग जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है। मतलब पॉलिटिकल कल्चर क्या, कि किस तरह से पब्लिक जो है पॉलिटिक्स के बारे में सोचती है, एक जनरल पब्लिक का ओरिएंटेशन पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल लीडरशिप और गवर्नमेंट के प्रति क्या होता है, क्या वो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, इनडिफरेंट होता है। ये पॉलिटिकल कल्चर है, मतलब किस तरह से हम अपने पॉलिटिक्स के बारे में, हमारा नजरिया क्या है। अब ऐसे में आप समझिए कि जो पूरा पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल कल्चर है वो कितना ज्यादा असर जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे डाल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रिटेन का पॉलिटिकल कल्चर बहुत ज्यादा होमोजीनियस है, मतलब होमोजिनिटी, सब एक तरह सोचते हैं, बहुत ग्रेजुअलिज्म है, थोड़े थोड़े चेंज चाहते हैं, बहुत एब्रप्ट चेंज नहीं चाहते हैं, और कन्वेंशन और ट्रेडिशन पे बहुत ज्यादा जोर होता है कि जो चला रहा है उसको नहीं तोड़ना है। तो उनके पूरे पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो संसद हो, हाउस ऑफ लॉर्ड हो, हाउस ऑफ कॉमन्स हो, चाहे वेस्टमिंस्टर सिस्टम हो, सब इन सब पॉलिटिकल कल्चर के जो कंपोनेंट है उससे गाइडेड होते हैं। उसी तरह इंडिया में भी, हमारे देश में भी यदि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो एक अलग तरीके का है, कि मतलब लोग थोड़े अलूफ होते हैं, लोग पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे नजर से नहीं देखते हैं, तो उसका असर हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे भी पड़ा है। तो ये इस क्वेश्चन का एक पार्ट है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इस क्वेश्चन को मैंने पूरा पूरा एग्जाम गाइड में डील किया है, आप देख लीजिएगा इस बार को। आप इस तरह के क्वेश्चन को आगे आपको, सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगी लेकिन आगे आपको हेल्प होगा। तो दो क्वेश्चन 2020 में है, इससे आपको अंदाज लग गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट थीम है।
सेकंड जो क्वेश्चन इसमें 2019 में पूछा गया है, व्हाट एडवांसमेंट हैव बीन मेड इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इन रिसेंट टाइम। इसका मायने क्या है कि जो मॉडर्न अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। कैसे वो बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो गया है, कैसे बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव हो गया है, कैसे उसमें साइंटिफिक जो है मेथड यूज होने लगे हैं, लाइक पॉलिटिकल सिस्टम, स्ट्रक्चरल फंक्शन, इनपुट आउटपुट, इवन गेम थ्योरी एंड ऑल। इससे जो है हम करते हैं ढेर सारे डेटा और ऑब्जर्वेशन, उसको कलेक्ट करके एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश, एक इंपेरिकल एनालिसिस करने की कोशिश, साइंटिफिक वे में थ्योरी डेवलप करने की कोशिश। तो क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है कि इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस तरह से देना है कि इससे जो है कहीं ना कहीं जो एक नॉर्मेटिविज्म है, जो वैल्यू है, जो इथिक्स है पॉलिटिक्स का, क्या होना चाहिए समाज में पॉलिटिकल अरेंजमेंट, उससे ज्यादा फोकस हट करके हो गया है एकदम ब्रूट क्वांटिटेटिव इंपेरिकल एनालिसिस पे कि क्या है। तो इस तरह से आप एक जो डाइकोटमी है इंपेरिकल वर्सेस नॉर्मेटिव वो भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। देन 2018 में क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये तो घिसा पीटा क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिनेशन नेचर स्कोप, ये भी एकदम बिल्कुल ही ऑफ्ट रिपीटेड या घिसा पीटा पार्ट है। इन सब को मैंने जो है एग्जामिनेशन गाइड में डील किया है, इससे भी अलग हट करके और भी क्वेश्चन, तो यदि आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपको इसमें कोई कठिनाई इस थीम में नहीं होगी। जहां तक गेस की बात है तो मुझे लगता है कि इस साल क्वेश्चन में बी ऑन अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। पिछले साल उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच पूछा है, इस बार हो सकता है इंस्टीट्यूशनलिज्म या न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म या पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच को पूछा जाए। इसके अलावा जो ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन, यदि दो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें वही होगा कि वाई कंपेयर, कंपैरिजन के क्या फायदे हैं, क्या इसके डिफरेंट मेथड एंड अप्रोचेज हैं, या इसका नेचर एंड स्कोप क्या है और वो कैसे जो है रिसेंट टाइम में चेंज हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो, यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए तो शायद ज्यादा चांस है कि अप्रोचेस टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पूछा जाए। यदि यूरोसेंट्रिज्म से देखें तो एकदम ही घिसे पीटे, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घिसे पीटे नहीं कहना चाहिए लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2020 में है, व्हाट वेर द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ यूरोसेंट्रिज्म had on comparative political analysis? How did the non-European comparativists challenge the Eurocentric bias? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। कहने का मतलब सिंपल वही है कि यूरोसेंट्रिज्म जो है कैसे एक चैलेंज थ्रो करता है स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे, और कैसे इसको चैलेंज किया गया है नॉन यूरोपियन जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, लैटिन अमेरिका के, एशिया के, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के, उन्होंने कैसे इसको चैलेंज किया है। ये इस क्वेश्चन को इस बार मैंने फुल्ली डील किया है, आप वहां पे देख लीजिए। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 2019 में है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ यूरोसेंट्रिज्म इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सेम क्वेश्चन कि यूरोसेंट्रिज्म जो है कैसे चैलेंज थ्रो करता है। यहाँ पे एक बात रुक करके ये समझिए कि यूरोसेंट्रिज्म बेसिकली क्या है। ये जब दुनिया को आप यूरोप के नजरिए से देखने लगते हैं, मतलब यूरोप जो है वो सेंटर है और सब जो है वो पेरीफेरी है, सब उसके सैटेलाइट जैसे हैं। तो जब आप सेंट्रिक हो जाते हैं, मतलब यूरोपियन जो नजरिया है वही इंपॉर्टेंट है और पूरी दुनिया उसके अनुसार से ही यदि डिस्क्राइब की जाए, इवन कंपेयर भी ऐसे किया जाए कि यूरोप तो सबसे श्रेष्ठ है, तो बाकी की कंपैरिजन इसलिए नहीं की जा रही है, ट्रूली आप समझना चाहते हैं दूसरे कल्चर को, दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम को, बस उसको ये प्रूव करने के लिए कि यूरोप ही सबसे अच्छा है हायरार्किकली, उसको ऊपर रखने के लिए। तो ये जो है यूरोसेंट्रिज्म है, ये ऑब्सक्योर कर देता है रियल कंपैरिजन को। जब आप कंपैरिजन ही एक पर्टिकुलर रंगीन चश्मे से करेंगे तो आपको रियलिटी दिखेगी ही नहीं। आपको ये दिखेगा नहीं कि कितने और कल्चर या और पॉलिटिकल सिस्टम या और पॉलिटिकल कल्चर कितना इंपॉर्टेंट रोल डेवलप कर रहे हैं दुनिया में पॉलिटिकल अरेंजमेंट को समझने के लिए। आप जो है हमेशा उससे ग्रसित रहेंगे कि यूरोप में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल कल्चर, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस जो हैं, कस्टम्स, वही इंपॉर्टेंट है और बाकी जो है वो तो बहुत ही पिछड़े हैं, बार्बरिक हैं या बैकवर्ड हैं और उनको अभी सिविलाइज होना है या हमारे बराबर आनी है या हमारे तरीके से ही वो आगे बढ़ सकते हैं। ये नोशन जो है इसने बहुत हार्म किया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को और इन जनरल पॉलिटिकल साइंस को ही, और इन जनरल यदि आप देखें तो नॉलेज के परस्यूट को ही इसने हार्म किया है। क्योंकि नॉलेज को ही जब आप यूरोपियन नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे तो नॉलेज खुद ही जो है वो ट्रुथ से अलग होता चला जाएगा। तो ये यूरोसेंट्रिज्म है।
2018 में क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूरोसेंट्रिज्म, सेम क्वेश्चन, व्हाट चैलेंजेस डज पोज टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आपको जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस मैंने अपने एग्जाम गाइड में लिखा है, यह आपको ऑब्सक्योर कर देता है ट्रूथ को, रियल कंपैरिजन आप देख नहीं पाते हैं, आप फॉल्स नतीजे पर पहुंच जाते हैं, आप गलत तरह से पॉलिटिक्स को देखते हैं, उससे आपको अपने भी कल्चर में यदि कोई इंप्रूवमेंट हो सकता था पॉलिटिकल कल्चर में या पॉलिटिकल अरेंजमेंट में, पॉलिटिकल सिस्टम में, वो आप देख नहीं पाते हैं, दूसरे को ही आप नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, उससे आप अपनी कमजोरी जो है नहीं देख पाते हैं, उससे जो ओवरऑल जो हमारी नॉलेज है सोशल वर्ल्ड की, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल अरेंजमेंट की, कि कैसे ह्यूमन पॉलिटिकली अपने को अरेंज करते हैं, सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाते हैं, उस नॉलेज को समझने में हमें दिक्कत होती है यूरोसेंट्रिज्म के चलते। अब इसमें मुझे लगता है कि इस साल क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कंपीटिंग थीम है, 6 ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यदि पूछा गया तो यही इसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे कि यूरोसेंट्रिज्म क्या है, ये कैसे ये चैलेंज थ्रो करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, और कैसे इसको ओवरकम करने की कोशिश की गई है, इसी पे आपको क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देखें तो जो थीम आपको मैंने बताया, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कॉलोनियलिज्म पे आपको 3 जो टॉपिक है, जो कॉन्टेक्स्ट है मॉडर्न गवर्नमेंट की, उस पे कैपिटलिज्म पे 2020 में क्वेश्चन है, ट्रेस द एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म इन द वर्ल्ड, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन हेल्प्ड इन इट्स कंसोलिडेशन। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ आगे, इसलिए पढ़ देता हूं। 2019 में क्वेश्चन है, व्हाट हैव बीन द नेचर ऑफ चेंजेस इन कैपिटलिज्म अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ये सेम क्वेश्चन है जो यहाँ पे कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में 1991 से शुरू हुई, उसमें कैपिटलिज्म के नेचर में क्या चेंज आया और ये कैसे पूरी दुनिया में फैल गई, और उसका ग्लोबलाइज्ड फॉर्म के क्या फीचर है, ये पूछा जा रहा है। 2018 में भी व्हाट आर द वेरियस मॉडल्स ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम भी एक नहीं है, इसके भी कई फॉर्म्स, मॉडल या टाइप हैं। वो टाइप जो है मैंने अपने एग्जाम गाइड में लिखा है, उसको भी कई बेसिस पे आप टाइप जो है कर सकते हैं। उसके इवोल्यूशन के टाइम पे टाइप कर सकते हैं, उसके टाइप ऑफ कैपिटलिज्म पे कर सकते हैं, कैपिटलिस्ट मोड किस तरह से है, वो कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, लेबर और कैपिटलिस्ट का रिलेशन कैसा है, उसका प्रभाव कितना है, उसका स्कोप कितना है, इस सब बेसिस पे आप जो है डिफरेंट टाइप के कैपिटलिस्ट सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं या टाइप कैटेगराइज कर सकते हैं। वो मैंने करने की कोशिश की है। हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इंपैक्टेड कैपिटलिज्म। अगेन ये क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे, सेकंड पार्ट, केवल ये पार्ट जो है डिफरेंट है। इस बार यदि पूछा जाए, हमें लगता है शायद इस बार ना पूछा जाए, क्योंकि सोशलिज्म पिछली बार नहीं पूछी गई थी, तो इस बार होता है सोशलिज्म पूछा जाए। यदि पूछा जाता है तो क्या चैलेंजेज हैं कैपिटलिज्म के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने डील किया है एग्जाम गाइड में, आप उसको पढ़ लीजिए। कैपिटलिज्म इनहेरेंटली एक अनस्टेबल सिस्टम है, क्योंकि इसमें जो मोड एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन होती है, वो बहुत थोड़े से माइनॉरिटी जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं वो होल्ड करते हैं या ओन करते हैं, और एक वास्ट मेजोरिटी जो होती है लेबर क्लास की, वो अपना लेबर सेल करती है, और वही वास्ट मेजोरिटी ऑफ लेबर जो है वो प्रोडक्ट जो कैपिटलिस्ट सिस्टम की होती है उसको खरीदती है, और कोई खरीदने वाला है नहीं, क्योंकि कैपिटलिस्ट तो बहुत थोड़े हैं। मतलब जैसे मान ली समाज में 100 लोग हैं, तो उसमें 10 लोग कैपिटलिस्ट हैं और 90 लोग जो हैं वो लेबरर हैं। वही अपना लेबर सेल भी करते हैं, और उनको जो कंपनसेशन या सैलरी मिलती है उसी से कैपिटलिस्ट प्रोडक्ट जो होती है उसको खरीदते हैं। तो ये एक अजीब से अनस्टेबल सिस्टम है, क्योंकि कैपिटलिस्ट प्रॉफिट डिपेंड करता है कम से कम लेबरर को पैसा देने से, वर्कर को कम से कम सैलरी देने से, और कम से कम सैलरी देने से कम प्रोडक्ट बिकेगा, इसलिए सैलरी भी इतनी देनी पड़ती है कि वो प्रोडक्ट खरीद सके। तो ये एक अजीब सा एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है, जिसमें कि जो एक्सप्लॉइटर है उसको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो इतना ना कम पैसे दे अपने वर्कर को कि उसका प्रोडक्ट ही ना बिके। तो इसके चलते इसमें जो है बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये इनहेरेंटली एक अनस्टेबल जो है और अनइक्वल जो है सिस्टम है। तो कैपिटलिज्म पे ये क्वेश्चन शायद इस बार पूछा जा सकता है, यदि पूछा गया तो, वैसे इसके पूछने के चांसेस कम।
सोशलिज्म देखें तो 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इस बार के लिए। इसमें 2019 में देखें तो डिस्कस द रोल ऑफ ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका इन द डिक्लाइन ऑफ सोशलिज्म इन फॉर्मर सोवियत यूनियन। इनफैक्ट ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था उसके जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट के या सोशलिज्म का वहां फॉल करने के क्या क्या फैक्टर्स थे। उस फैक्टर में जो दो रिफॉर्म लाया था गोर्बाचोव ने, ग्लासनोस्ट जो कि पॉलिटिकल रिफॉर्म था और पेरेस्ट्रोइका जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था, उसका बहुत बड़ा हाथ है। लोग कहते हैं कि वो बोतल में से निकला हुआ जिन जैसा हो गया जो वापस नहीं जा पाया, और उसने ही उसको जो है ध्वस्त कर दिया। उसने अच्छे नियत से लाया था, लेकिन अल्टीमेटली वही कारण बना सोवियत रूस के और सोशलिज्म के ढह जाने का। तो ये एक बहुत ही एक टिपिकल क्वेश्चन है कि व्हाट वर द फैक्टर्स फॉर द फॉल ऑफ सोशलिज्म इन रेस्ट वाइल सोवियत यूनियन। दूसरा क्वेश्चन है 2018 का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलिज्म। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्रिटिकली एनालाइज द राइज एंड फॉल ऑफ सोशलिज्म इन फॉर्मर सोवियत यूनियन। तो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे राइज भी इसमें आ गया है फॉल के अलावा। तो कैसे वर्ल्ड वॉर टू के बाद या उससे थोड़ा पहले भी वर्ल्ड वॉर वन के बाद ही वहाँ सोशलिज्म आई थी, लेकिन कंसोलिडेट हुई वर्ल्ड वॉर टू के बाद। तो कैसे जो है सोवियत रूस जो है इतना बड़ा एक साम्राज्य टाइप का बना, और सोशलिज्म या कम्युनिज्म का एक गढ़ या एक पिलर कैसे बना, इस पर आपको ये पार्ट जोड़ना है। फॉल तो सेम है, दोनों में फॉल के रीजन फैक्टर सेम जैसे एक्सप्लेन करने हैं। इस साल जो है वो मुझे लगता है कि या तो दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो राइज एंड फॉल ऑफ सोशलिज्म यूएसएसआर में एंड रेस्ट वाइल ईस्टर्न ब्लॉक नेशन में, या एक ऑफबीट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो पूछना चाहिए कि क्या रिलीवेंस है सोशलिज्म का इन करंट फेज ऑफ ग्लोबलाइज्ड कैपिटलिज्म। अभी तो पूरी दुनिया में जो है नियो लिबरल कैपिटलिज्म फैल चुका है, ऐसे में सोशलिज्म का कोई रिलेवेंस बचा भी है क्या, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको जरा सोचिएगा, इसको मैंने एग्जामिनेशन गाइड में डिफरेंट तरीके से डील करने की कोशिश की है। यदि हम कोलोनियलिज्म और डीकोलोनाइजेशन पे देखें तो इस पे भी 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं है। इस बार भी मुझे लगता है कि शायद बहुत डिफिकल्ट है इससे क्वेश्चन पूछना। तो सबसे पहले देखिए दो क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। 2019 में क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कोलोनाइजेशन इन द 20th सेंचुरी। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कोलोनाइजेशन जो है वो मैंने डील किया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट 2018 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन कोलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। बहुत आसान है, इन दोनों में काफी फर्क है। कोलोनिज्म में एक्चुअली जाके कॉलोनी बसाने के लिए आपको सेटल करना पड़ता है, आपको फिजिकली वहां जाना पड़ता है। इंपेरियलिज्म आप एक दूर से डिस्टेंस से भी आप कंट्रोल किसी दूसरे कंट्री के इकोनॉमी पॉलिटिक्स को कर सकते हैं, वो इंपेरियलिज्म है। कॉलोनिज्म जो है इंपेरियलिज्म के आइडियोलॉजी से गाइडेड होता है। सभी कॉलोनिज्म जो है इंपेरियलिज्म का एक फॉर्म है, लेकिन सभी इंपेरियलिज्म कॉलोनिज्म नहीं होते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म इन एनी वन कॉलोनी इन एशिया। आपने इंडिया में ही क्यों एनालाइज करे, इसलिए मैंने इंडिया को ही एक केस स्टडी के रूप में चुना है एग्जामिनेशन गाइड में। यदि इस बार हम कोशिश करें गेस करने की, यदि पूछा जाता है तो मुझे लगता है कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के बारे में पूछा सकता है, केस स्टडी को लेकर अगेन इंडिया को आप कीजिए, और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है पॉलिटिकल प्रोसेसेस पे, इंडिया को केस स्टडी मान के आप समझ सकते हैं। और कैसे जो है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट चैलेंज जूझते हैं, एक नेशन बिल्डिंग की भी और स्टेट बिल्डिंग की भी, दोनों में फर्क है। आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। जैसे अफगानिस्तान में देखिए आज के डेट तक जो है वहां पे स्टेट बिल्डिंग नहीं हो पाई है। इराक में देखिए क्या प्रॉब्लम हुई स्टेट बिल्डिंग की, नेशन बिल्डिंग की हमारे यहाँ कितनी प्रॉब्लम हुई, आज भी हम लोग जूझ रहे हैं। तो स्टेट और नेशन बिल्डिंग जो है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट कैसे जूझता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि हम अब आए चार कंट्री के पॉलिटिकल इकोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के दो थीम पे, तो ब्राजील और नाइजीरिया को एक यूनिट मानिए। पिछले कई सालों में नाइजीरिया को थोड़ा नेग्लेक्ट किया, तो इस बार नाइजीरिया पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन है 2020 में, इवेलुएट द रोल ऑफ न्यू लिबरल पॉलिसीज इन द पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ब्राजील। ये इतना इंपॉर्टेंट था कि मैंने गेस किया था पिछले बार, वही आ भी गया कि ब्राजील के जो पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो नियो लिबरल पॉलिसीज अपनाई गई उसका क्या रोल था क्रिटिकली, मतलब कितना कितना प्रभाव डाला। क्योंकि देखिए 2020 में ये क्वेश्चन है, सेम जो है 2018 में क्वेश्चन है, हाउ हैव द नियो लिबरल फोर्सेज इंपैक्टेड द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ब्राजील। तो ये इतना इंपॉर्टेंट, दो बार रिपीट 3 साल में हो गया। और एक क्वेश्चन जो बीच में 2019 में है, वो नाइजीरिया और ब्राजील के फेडरल फॉर्म को कंपेयर करने का, कंपेयर द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नाइजीरिया एंड ब्राजील। दोनों एक फेडरलिज्म है, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के फेडरलिज्म है। तो इस पर एक मैंने कंपेरेटिव
टेबल ही बनाया है इस बार एग्जामिनेशन गाइड में। अब यदि इसको 3 साल को देख के आप देखें तो हो सकता है मेरे अनुसार से इस बार शायद नाइजीरिया का टाइम आएगा और उससे ज्यादा प्रोबेबल है कि उसके पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में पूछा जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यदि पूछा जाता है तो शायद पूछा जाए कि कैसे मिलिट्री का वहां पे बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है उनके पॉलिटिकल सिस्टम पे और उसके क्या कारण रहे हैं, उसके क्या परिणाम हुए, वो पूछा सकता है। लेकिन ज्यादा प्रोबेबल है कि उसके पॉलिटिकल इकोनॉमी और उसके फीचर्स के बारे में पूछा जाए। नाइजीरिया एक बहुत अजीब सी पॉलिटिकल इकोनॉमी है जहां की तेल के चलते जो है वहां ना तो खेती पे ध्यान दिया जा सका, ना इंडस्ट्री पे या मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विसेज पे भी नहीं। तो एक तरह का एक पावर बन सकता था, इकोनॉमिक पावर। वहां पे बहुत अच्छी जमीन है, पानी है और वहां पे मिनरल्स भी सफिशिएंट क्वांटिटी में है, लेकिन वहां पे एक लॉप साइडेड जो है इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुआ, इकोनॉमिक मॉडल डेवलप हुआ। और जो वहां पे सिस्टम है जिसको प्री बैंडल सिस्टम बोलते हैं या पैट्रिमोनियल स्टेट, मतलब जो रूलर हैं वो जनता के सेवक नहीं बल्कि एक राजा की तरह की पूरा राज्य का संपत्ति उसका है। और जो एक इलीट ग्रुप है जिसको बिग मैन पॉलिटिक्स बोलते हैं, आपस में सब बांट लेने की जो टेंडेंसी है और जो कंपटीशन है, फियर्स इथनिक कंपटीशन और रीजनल कंपटीशन, उससे पूरा छिन्न भिन्न वहां की इकोनॉमी हुई है। नाइजीरिया एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ये बार बार ये स्थापित करता है कि कोई भी कंट्री तभी बहुत डेवलप कर सकता है, महान बन सकता है, प्रॉस्पेरस बन सकता है जब वहां एक तरह का अमन चैन हो, सब मिल करके आगे बढ़ के को क्रिएट करें और एक तरह की जो है कंसेंसस बने और लोगों में एक सुचिता हो, मतलब एक पॉलिटिक्स में एक मॉरल इथिक्स हो कि हम जनता के लिए काम करें और अपनी संपत्ति ना समझे सरकार की संपत्ति को। तो ये चीजें नाइजीरिया प्रूव करता है। इन सब चीजों को आपको लिखना चाहिए इस आंसर में यदि पूछा जाता है तो। ब्रिटेन देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले बार भी पूछा गया है इससे। क्या पूछा गया देखा 2020 में ओबी में, थैचराइट इकोनॉमिक पॉलिसी हेल्प रिबिल्ड ब्रिटेन्स इकोनॉमी इन द पोस्ट 1979 एरा। यही हुआ था। पोस्ट 1979 में करीब 10-11 सालों तक थैचर एरा था, उस समय थैचर रेगन एरा कहते थे, वहीं से नियो लिबरलिज्म शुरू हुई। प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का वो दौर था, तो उसके बारे में लिखना है। और उसके आगे क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन व्हाट देन लेड टू द राइज ऑफ थर्ड वे इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स। फिर भी क्यों वो एरा खत्म हो गया और कैसे लेबर का थर्ड वे आया, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। एक तरह से ये क्वेश्चन जो है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में पर्टिकुलरली 70 से शुरू होते हुए ब्रिटेन के पॉलिटिकल इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन पे ये क्वेश्चन है। 2019 में क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैज बीन सस्टेन्ड ओवर द इयर्स बाय इट्स एम्फेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट सिस्टम एंड पॉलिटिकल होमोजेनिटी इन ब्रिटेन, डू यू एग्री। इनफैक्ट ब्रिटेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है कि कैसे होमोजेनिटी जो है कल्चर में, रिलीजियन में, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल थॉट में, इकोनॉमी में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में होने से एक कंट्री कितना आगे बढ़ जाता है। जितना ही आपको डिवीजन होगा सोच में, यदि किसी कंट्री में एक ग्रुप एक्स सोचता है पॉलिटिक्स के बारे में, दूसरा वाई सोचता है, इकोनॉमी के बारे में एक ग्रुप एक्स सोचता है, दूसरा ग्रुप वाई सोचता है, तीसरा ग्रुप जेड सोचता है, टूट के रह जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे आप प्योरिटी को भी रखें और कैसे आगे बढ़े। इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग सोच होने से, मान्यता होने से कितनी डिफिकल्टी होती है। एक राष्ट्र कैसा हो, इस पर ही हम विवाद करते रहते हैं कि इंडिया कैसा हो, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, धर्म सब एक साथ कैसे रहे, क्या ये एक हिंदू प्राइमरली हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या सभी धर्म का बराबर होना चाहिए, सेकुलरिज्म के मायने क्या, इन सब पे हम उलझते रहते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट है आगे बढ़ना जब आपको खिंचाव हो सोच में। ये ब्रिटेन शो करता है। अब ये चैलेंज है कि कैसे होमोजेनिटी लाई जाए। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि, और इस क्वेश्चन को इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि ये पूछा जा रहा है कि कैसे कन्वेंशनलिज्म जो है या ट्रेडिशन जो है हजारों साल का, उसको बनाए रखने की जो वहां पे परंपरा है, उससे कैसे वहां का पॉलिटिक्स जो है वो इफेक्ट हुआ है और कैसे वो स्टेबिलिटी देता है।
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन उसका सीधा सीधा फॉर्म यहाँ पे 2018 में, डिस्कस द रोल ऑफ कन्वेंशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ब्रिटेन, जिसको मैंने एग्जाम गाइड में बहुत डिटेल में डिस्कस किया, इन सब क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे फोकस थीम यदि आप देखें तो कन्वेंशन ट्रेडिशन ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक है। वहां पे कोई लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हर चीज कन्वेंशन से चलता है। ब्रिटेन ने ये सिखाया है पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी केवल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रूल पे नहीं चलता। एक एक जो है सुचिता या एक परंपरा या एक कन्वेंशन जो है, जो कि सब में मान्य हो, उसको पालन करना बहुत जरूरी होता है। जब आप उसको लगातार तोड़ते हैं तो उससे देश जो है पीछे जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है अंडर डेवलप्ड होता है। ये उन्होंने समझाया है दुनिया को। तो रोल ऑफ कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन इन ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम, चेंजेस इन द ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का मुझे लग रहा है कि फिर से जो है ये हो सकता है कि इस पर पूछे, लेकिन चूंकि ये पूछ दिया गया है तो ज्यादा चांस है, जो मैंने वायलेट कलर से दिखाया है इसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। मेरे अनुसार से रोल ऑफ कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन इन ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम, या उसके किसी तरह से उसको घुमा करके इस साल पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। यदि हम चाइना का देखें, फाइनली 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं था। 2019 में हाउ हैज द चाइनीज पॉलिटिकल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ अंडर द फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 2018 में क्वेश्चन था, डू यू एग्री दैट ग्लोबलाइजेशन हैज फोर्स चाइना टू शिफ्ट फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। ये एक बहुत ही यूनिक बात हुई है वर्ल्ड के इकोनॉमिक मतलब एक तरह सिस्टम में कह लीजिए, कि चाइना ने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को सोशलिस्ट रखते हुए पॉलिटिकल इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट कर लिया, लिबरलाइज कर लिया, ग्लोबलाइज कर लिया, और इतना उन्नत कर लिया कि आज वो दस्तक दे रहा है सुपर पावर बनने का। और अमेरिका को खतरा है कि वो जीडीपी उसकी पीछे हो जाएगी चाइना से, और पर कैपिटा इनकम भी अगले 10-12 सालों में ये अमेरिका इंग्लैंड के बराबर पहुंच जाएगा। ये एक अजीब सी मिराकल है, जिसपे कि क्वेश्चन लगातार इन दोनों बार पूछी गई है, कि इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कैसे चाइना ने अपने पॉलिटिकल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर लिया, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं चेंज करते हुए भी। रसिया से इसकी कंपेयर की जा सकती है कि वहां पे कैसे सब गड़बड़ हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को भी चेंज करने की कोशिश की, या ईस्टर्न ब्लॉक नेशन भी। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इस साल भी मुझे लगता है कि ये थीम इंपॉर्टेंट है। इस साल भी मुझे लगता है कि चाइना से क्वेश्चन शायद नहीं पूछा जाए, क्योंकि वैसे भी चाइना से हमारे रिलेशन स्ट्रेन्ड हैं। तो ये भी एक कारण कई बार बन जाता है कि हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि ये कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज्यादा यही चांस है कि कैसे चाइना ने अपने को एक सुपर पावर के रूप में स्टैब्लिश किया, बाय कीपिंग इट्स पॉलिटिकल सिस्टम इंटैक्ट बट इंटायरली अडॉप्टिंग कैपिटलिज्म, होल हार्टेडली कैपिटलिज्म को अपनाया। तो एक अजीब सी बात, सोशलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्टिंग ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इस पे फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है, ये भी ये बहुत मतलब कम चांस है इसके पूछने के, लेकिन वो भी पूछा जाएगा तो इसी तरह से, कि कैसे उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ जिसने कि कम्युनिस्ट स्टेट रहते हुए भी कैपिटलिज्म को अपनाया, ऐसा पूछा जा सकता है। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप जो है तैयारी करना शुरू कर चुके होंगे। इसके लिए ही मैंने बहुत जल्दी में निकालने की कोशिश की आपके लिए न्यू एडिशन। आशा है कि आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। आप उसको डाउनलोड करेंगे अधिक से अधिक संख्या में और उसका पूरा फायदा उठाएंगे। यहाँ पे मैंने सभी जो ऑप्शन है आपको मेरे कांटेक्ट करने के दिया है। ये वेबसाइट है, आप उस पर जा सकते हैं, वहां से भी लिंक है एग्जाम गाइड के और पीडीएफ नोट्स के। ईमेल आप लिख सकते हैं, मैं हमेशा जवाब देता हूं, यहाँ पे दिया गया है। टेलीग्राम चैनल ऑफ कोर्स वन वे है, लेकिन आप उस पर पूरी न्यूज मैसेजेस पढ़ सकते हैं। ट्विटर टू वे है, आप पर्सनल मैसेज भी मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक्स, गुड विशेज। जल्द ही मिलेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आईआर के पेपर एनालिसिस को लेकर के। बाय।